का रास्ता रोक लेती है। तो पुष्पा उन्हें कहता है कि 10,000 लो और पूरा गेम सुलटा दो, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कहता है 10 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 30, 30 नहीं तो 40, अरे कम से कम 50 में तो मानो। मगर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे पीट पीट कर गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। तो पुष्पा उन्हें कहता है कि 1 लाख कैसा रहेगा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी पूरी मंडली को 1 लाख बोल रहा हूँ, हर एक जने को 1 लाख कह रहा हूँ। ये लाइन सुनते तो सारे पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोक देते हैं और कहते हैं कि साहब आखिर आप हो कौन। और वैसे यहाँ जंगल में देख पाते हैं कि पुष्पा नाम का एक आदमी एक मील में काम कर रहा होता है और अपने ब्रेक टाइम में चाय को पीने के लिए अपने टांग पे टांग रख के उसके साथ पाव खा रहा होता है। और तभी वहां पर मील का मालिक पहुंचता है। तो मैनेजर को वो कहता है कि आखिर ये बाहर कौन है जो कि पैर पे पैर डालकर बैठा है, इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। तो मैनेजर उसे आकर कहता है कि भाई आखिर तो मालिक के सामने इस तरीके से कैसे बैठा है, काफी गुस्सा हो रहे हैं वो। तो पुष्पा उन्हें कहता है कि ओए ये दायां पैर अपना है और ये बायां पैर भी अपना है, तो तेरे मालिक की लुंगी में गाय को कुचली हो रही है। जो भी करता हूँ अपनी मेहनत की करता हूँ, अगर तुझे मेरा तरीका नहीं पसंद तो मुझे तेरी नौकरी नहीं पसंद, संभाल आज से तेरी नौकरी। वहीं दूर खड़ा केशव नाम का एक शख्स उसे देख रहा होता है और पुष्पा की माँ पर कर्ज काफी ज्यादा था, इसलिए हर वक्त मुनी मारकर उसकी माँ को धमकाता था कि आखिर मेरा पैसा कब देगी, इतने महीने हो गए अभी तक तूने मेरा पैसा चुकता नहीं किया। तो पुष्पा अपनी भैंस को 5,000 में बेचकर उस मुनीम को उसके पैसे चुकाता है और साथ ये भी कहता है कि जब तूने पैसे मांगे थे तो पूरे गाँव के सामने जलील किया था, आज अगर तुझे पैसे मिल गए तो हर किसी के सामने जाकर तुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ पुष्पा ने मेरे पैसे चुकता कर दिए। जाते वक्त वो मुनीम उसे कह के जाता है कि या तो तेरी अकड़ तुझे जमीन में मिला देगी या फिर इस दुनिया का राजा बना देगी अगले जोखिम में। तो पुष्पा बिना कुछ सोचे समझे 1000 वाली गाड़ी में चढ़ जाता है, जहाँ पर वो गाड़ी उन्हें मद्रास के शीशाचलम जंगलों में लेकर जाती है। सबसे पहले तो वहां का पुजारी सभी दिहाड़ी मजदूरों की पूजा करवाता है और फिर नए काम की शुरुआत के लिए सारे दिहाड़ी मजदूर जंगल के लाल चंदन की लकड़ी को काटने लगते हैं। अब जहाँ पर अवैध काम होता है तो पुलिस तो वहां पर होनी ही थी, इसलिए वहां पर गोविंद नाम का पुलिस पहुंचकर सारे इलीगल काम को रुकवाने की कोशिश करने वाला होता है। लेकिन पुष्पा कहता है कि हमने इतनी मेहनत करी और बिना अपना फायदा लिए नुकसान करके यहाँ से चले जाएं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, अपन झुकेगा नहीं साला। गोविंद वहां पर आकर वो लीडर बन चुका था। केशव भी अब उसकी बातों में आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। जब वो अपनी दिहाड़ी लेने के लिए पहुंचा तो मैनेजर उसे कहता है कि केशव तू तो अपना पैसा ले चुका है, आखिर गोविंद अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर पहुंच जाता है। मगर पुष्पा ये बात जानता था कि अगर आज डर गया तो समझो मर गया। वो गाड़ी के अंदर सारी लकड़ी के फट्टे डाल देता है और उस ट्रक को खुद ही चलाने लग जाता है। उसके पीछे काफी सारी पुलिस पड़ती है, लेकिन एक वक्त के बाद में वो उन्हीं के सामने आकर खड़ा हो जाता है, में आ जाओ, जहाँ पर पुलिस वाले उसकी खूब कुटाई करते हैं, खूब पेलते हैं और बोलते कि बता साले तूने सारी लकड़ियां यहाँ पर रखी है। पुष्पा कहता है कि अगर मैंने बताया तो मालिक मार देगा। तो वो कहता है कि मालिक कौन है। खूब सारी पिटाई धुलाई कुटाई के बावजूद भी पुष्पा उन्हें कुछ नहीं बताता और तभी ट्रक के मालिक उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। ये थी रेड्डी गैंग, जो कि 3 भाइयों के थ्रू चलाई जा रही थी। सबसे छोटा था जॉली रेड्डी, जिसका काम था सिर्फ शबाब और शराब। उसे हर वक्त अपने बिस्तर पर एक लड़की चाहिए थी। उसके बाद में था उसका बड़ा भाई जक्का रेड्डी, धंधे में सबसे तेज और होशियार वही था क्योंकि सारा काम वही देखता था। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाई जो कि सबसे खूंखार था, जिसका नाम था कोंडा रेड्डी। एक दिन दुश्मन से अपना बदला लेने के चक्कर में उन्होंने जिस जीप में बम डाला, उस जीप में उस गांव के जंगलों से इस लाल चंदन को जापान तक इंपोर्ट करवाने का काम करती थी। जॉली उससे कहता है कि आखिर तूने हमारा माल कहां पर छुपाया है, जल्दी से हमें बता। तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि हमने भी इसे खूब पूछा लेकिन इसने तो कुछ बताया नहीं। तो कितना कमाते? 60,000। तुमको बताता तो क्या मिलता है, इनको बताएंगा तो कुछ तो मिलेगा। चलो ठीक है भाऊ, 5 लाख में डील डन करते हैं, छुपा रखिए। तो जॉली कहता है ओए जंगली, तेरे जैसे को मैं 5 लाख दूंगा, चल भाग ऐसे, ज्यादा बोलेगा तो तेरी लाश यहाँ पर गाड़ दूंगा। तू जानता नहीं हम कोंडा रेड्डी के आदमी है। तो पुष्पा कहता है कि अगर लकड़ी का पता मैं नहीं बताएगा तो क्या कोंडा रेड्डी आके तेरे को बताएगा। और फाइनली रेड्डी गैंग को उनकी बात माननी पड़ती है, जहाँ पर पुष्पा उन्हें लेकर जाता है उसी सुनसान जंगल के अंदर में, जहाँ पर वो जब अपना ट्रक लेकर जा रहा था तो पुलिस से बचने के लिए उसने अपना लकड़ी का भरा ट्रक उसी कुएं में पटक दिया। इसका शानदार दिमाग और दिलेरी को देखकर जक्का रेड्डी से पूरे 5 लाख दे देता है। और जब पुष्पा वापस से अपने घर जाने के लिए उस वैन के अंदर बैठ रहा होता है तो जॉली उसे कहता है कि वो कहां पर घुस रहा है, दिहाड़ी मजदूर है तू, ये मत समझना कि गाड़ी के अंदर हमारे साथ बैठकर आया तो हमारे साथ बैठकर जाएगा भी, ये पकड़ 20 रुपए और चल निकल यहाँ से। इस बात से तो पुष्पा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो केशव को पूछता रहे लाल कलर की दिखने वाली वैन उसके लिए लेकर आता है, जहाँ पर वो उसकी माँ को भी अपनी गाड़ी दिखाता है और ये तीनों ही काफी खुश होते हैं। लाल चंदन की लकड़ी के भरे ट्रक को पुलिस से बचाने में पुष्पा ने जो दिलेरी दिखाई, इसलिए कोंडा रेड्डी उसे खुद अपने पास बुलाता है। यहाँ पर बेसिकली कोंडा रेड्डी की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर कुछ और दूसरे ट्रक चलाने वाले जो कि पुलिस की चेक पोस्ट पर आते ही अपना सारा माल यूं ही छोड़कर भाग गए थे और करीब 10 टन माल पुलिस ने यूं ही पकड़ लिया था। तो वो उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहां पर पुष्पा कहता है कि
कि अगर नाचना ना आए तो गाने को बुरा नहीं कहते, सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग ही तुम्हें जीत दिला सकती है। तो कोंडा कहता है कि अगर तेरे पास इतना दिमाग है तो आखिर बता आइडिया क्या है। तो पुष्पा कहता है कि मैं कोई अचार थोड़ी ना बांट रहा हूँ जो यहाँ पर सबके सामने बांट दूं, आइडिया है बॉस, अकेले में बताऊंगा। और वो आइडिया था दूध के टैंकर को आधा आधा करके उसके नीचे के पार्ट में चंदन वाली लकड़ी को डालकर ऊपर से दूध डालकर चेक पोस्ट से यूं ही निकाल देने का। और ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। ये लोग धीरे धीरे माला माल भी होते जाते हैं, लेकिन पुलिस के नाक के नीचे से सारा माल निकल रहा होता है और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं चलती। सीक्रेट ठिकाने का पता लग चुका था तो वो सारे पुलिस वाले वहां पर भिजवा कर रंगे हाथ पुष्पा और साथ ही कोंडा रेड्डी की गैंग को पकड़ना चाहता था। ये बात अब पुष्पा तक भी पहुंच जाती है, इसलिए वो वहां पर मौजूद सारी लकड़ियों को पानी में फेंक देता है और काफी सारे पैसे केशव को देकर डैम को बंद करवाने के लिए उसे यहाँ से भेजता है। और जब गोविंद अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय हार के। और अब हजारों टन बचा लेने के बाद तो मंगल ले गया, मगर मैं पुष्पा राज नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला, एक एक को देख लेगा मैं। और अगले दिन सीधा पहुंच जाता है मंगल सीनू के पास में, जो वो उसे जान से मार देता है, वो भी एमएलए के सामने ऑन कॉल। और एमएलए उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर वो पुष्पा से पूछता है कि आखिर पुष्पा तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो पुष्पा कहता है कि मैं भी यहाँ पे अपना 25 का 50 करने आया था, मगर यहाँ पे इतने बड़े रिस्क को देखकर तो मुझे एक खोखा करना पड़ेगा। अब से 1 टन का 1 करोड़ लेगा मैं, और अगर तू नहीं देगा तो जाकर सीधा चेन्नई में मुर्गन से डील करेगा मैं। इतना सुनते के साथ ही तो वहां पर मंगल सीनू के आदमी उस पर बरस पड़ते हैं, लेकिन पुष्पा भी किसी से कम का था और वो भी सबको पटक कर पेल देता है, एक एक को धूल मिट्टी चटा देता है और कहता है आ गया स्वाद। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला। और अब जब लंबी बसड़ हो चुकी थी तो सीधा पुष्पा अपना 10 टन माल लेकर पहुंच जाता है चेन्नई में मुर्गन के पास में और उसको बोलता है कि अगर तुझे ये माल चाहिए तो कर बीच में मंगल सीनू नहीं आएगा। साथ ही जॉली रेड्डी को ये पता चल चुका होता है कि जिस शख्स ने पुलिस को हमारे पूरे ठिकाने और पूरी लकड़ियों के बारे में इन्फॉर्म किया वो और कोई नहीं बल्कि श्रीवल्ली का बाप ही था। इसलिए वो सबसे पहले श्रीवल्ली के पास पहुंचता है कि अगर तो अपने बाप को बचाना चाहती है तो ये ले पीली साड़ी और रात को इत्र लगाकर गजरा लगाकर मेरे पास आ जाना और सुबह तेरे बाप को मुझसे ले जाना। अब श्रीवल्ली अपने बाप को बचाने के लिए करती भी तो क्या करती और सीधा रेडी होकर पहुंच जाती है सबसे पहले तो पुष्पा के पास में और उसे सारी बात क्लियर करती है कि जॉली रेड्डी ने मेरा फायदा उठाया, मेरे पिता को अपने घर पे कैद कर लिया और मुझे एक रात सोने के लिए बुला रहा है। अब श्रीवल्ली तो पुष्पा का पहला प्यार थी, इसलिए वो उसे मना कैसे कर सकता था। और इसी के साथ वो पहुंच जाता है सीधा जॉली रेड से खूब मारता है, खूब पीटता है, उठा उठा के फेंक देता है। केशव कहता है कि रे भाई रुको रुको, हमने इसके बाप को छुड़वा लिया, अब चलो यहाँ से, इतना ज्यादा मारोगे तो मर जाएगा ये, और अगर ये बच गया इसने अपने भाई को बता दी तो इसके भाई तो आपकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो जॉली कहता है सुन ये लड़ाई तेरी और मेरे बीच में। तो पुष्पा कहता है ये करी ना तूने मर्दों वाली बात, अब जब तैयार हो जाए ना अपने बॉडी को सही कर लेना तो वापिस आ जाना लड़ने के लिए, तेरे को बताता हूँ तूने किस पर हाथ रखा था। जॉली रेड्डी की इतनी खराब हालत को देखकर कोंडा रेड्डी अपने बाकी के लोगों से पूछता है कि आखिर इसे मारा किसने। ये तो बता नहीं रहा और तुम में से किसी को पता नहीं, मगर उस दिन वहां पर एक लड़की अपने बाप को छुड़वा कर लेकर गई थी और मैं जानता हूँ कि वो लड़की कौन थी और जॉली का हाल किसने किया होगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है पुष्पा और केशव पर, जो कि इस वक्त बात कर रहे थे कि हमने जॉली की जो हालत करी है कोंडा रेड्डी हमें कभी उसके लिए माफ नहीं करेगा। और इतने में कोंडा रेड्डी उनका गेट खोलकर अंदर आ जाता है और बोलता है कि पुष्पा कल हवाले का पैसा जो तिरुपति से हम लेकर आने वाले हैं क्या उसका हाफ नोट तेरे पास में पड़ा है। पुष्पा कहता है कि हाँ वो मैंने संभाल कर रखा है, कल हम जल्दी सुबह वहां से पैसा निकाल कर ले आएंगे। लेकिन तभी केशव को शक होता है कि क्या कोंडा रेड्डी ने उनकी ये बातें सुनी या नहीं। जहाँ एक तरफ तो अगले दिन पुष्पा और कोंडा रेड्डी हाफ नोट को लेकर हवाले का पैसा लेने के लिए गए होते हैं, वहीं दूसरी तरफ केशव जब घर पर बैठा होता है तो झाड़ू लगाने वाली वहां पर झाड़ू लगाकर गाने गा रही थी। तो केशव कहता है कि आखिर मेरा गाना जो मैं गा रहा था तूने सुना कैसे और तू सेम गाना कैसे गुनगुना रही है। तो वो काम वाली बताती है कि गेट के बाहर तो सारी आवाज सुनाई पड़ती है और कल तुम जो बात कर रहे थे ना कि तुमने जॉली रेड्डी को पटक पटक कर मार दिया तो कोंडा रेड्डी ने और मैंने वो बातें सुन ली थी। ये सुनकर तो केशव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुष्पा के पेजर पर डेंजर का एक मैसेज छोड़ देता है। हालांकि रास्ते में जाते वक्त पुष्पा उस डेंजर के मैसेज को रीड तो कर लेता है, लेकिन तभी कोंडा रेड्डी के लोग उसे पटक कर धोने लगते हैं। मगर उसी वक्त दूसरी ओर से पुष्पा को जान से मारने थे क्योंकि पुष्पा ने डायरेक्टली डीलिंग मुर्गन के साथ जो करी थी, मगर कोंडा रेड्डी बीच में यूं ही मारा जाता है। वेल यहाँ पर एक काफी अच्छा फाइट सीक्वेंस सीन हमें दिखाया जाता है, लेकिन उसने जो अटैक पुष्पा पर करा था पुष्पा उन सभी अटैक से बचकर ऑन कॉल मंगल सीनू के सामने उसके साले को जान से मार देता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ 5 मिनट पहले उसे मारा, अगर तुमने 5 मिनट देरी नहीं करी होती तो मैं उसे छोड़ देता। वहीं पर अगले दिन पूरे गांव के अंदर शोक का माहौल था क्योंकि कोंडा रेड्डी जो कि गांव का एक काफी नामी गिरामी आदमी था वो मर चुका था और उसे श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर एमएलए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और साथ ही मंगल सीनू भी आया था। मंगल सीनू यहाँ पर पुष्पा और कोंडा रेड्डी के बॉडी चाहिए और साथ ही इस पुष्पा ने सिंडिकेट की मेंबर्स के साथ में दगाबाजी करी है। ये काम हमारा था, सारा लकड़ी का माल पहुंचाना, मगर ये बीच में क्यों कूदा। तो पुष्पा कहता है कि मंगल सीनू भी कुछ कम नहीं, हमें 25 लाख
देकर 1 टन माल 25 की जगह 2 करोड़ में बेचता है। क्या ये दगाबाजी नहीं है सिंडिकेट के साथ में? हर किसी को अपना अपना हक तो मिलना ही चाहिए। एमएलए साहब, ये लो आपके लिए 3 करोड़ सिर्फ कमीशन। अगर मैं सिंडिकेट में मंगल सीनू की जगह पर आ गया तो सभी को माला माल कर दूंगा। एक बार मुझ पर विश्वास कर तो देखो, क्या आज तक मेरी रखवाली के अंदर कोई पुलिस वाला एक भी लकड़ी का टुकड़ा ले जा पाया है? एमएलए को भी पुष्पा की बात में दम लगता है और वो सिंडिकेट का मेन हेड मंगल सीनू की जगह पुष्पा राज को बना देता है, जिसके बाद तो पुष्पा के हर जगह जलवे ही जलवे होते हैं। मगर अब इन जलवों को रोकने के लिए पहुंच चुका था भैरव सिंह शेखावत, इस कहानी का एक और लीड कैरेक्टर। पुष्पा इस बात को जानता था कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ पर आया है, अगर उसने शुरुआत से उसके साथ में पैसों की सेटिंग बिठाकर रख ली तो आगे धंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वो एक खोखा लेकर सीधा भैरव सिंह शेखावत के पास पहुंचता है। तो वो कहता है मन में कुछ कम लागे है। उसके लोग मिलकर सारे नोट अगेन गिनते हैं। वो कहते हैं कि सर नोट तो पूरे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि कुछ कम लग रहा है। तो भैरव सिंह कहता है कि हाँ कुछ तो कम लागे है। सुखलाल, ये शर्ट देख रही है, इसका शर्ट भी सफेद है और मेरा भी सफेद है, पर पता है फर्क किधर है? फर्क है ब्रांड में। देख इसके कंधे पे कोई ब्रांड नहीं और ये देख मेरे कंधे पे ब्रांड है। ब्रांड यानी बाप का नाम। पुष्पा को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। तो भैरव सिंह कहता है कि रे मुट्ठी मत भींच, मुट्ठी भींचने का काम खाली मारा है मारा, चल खोल मुट्ठी नहीं तो मुड़ी मार दूंगा। दबी आवाज में पुष्पा कहता है कि और कितना कम पड़ रहा है साहेब? तो भैरव सिंह कहता है साहब नहीं सर बोल सर, बस इसी चीज की तो कमी थी। अगर तू मेरे को इज्जत देगा, सर बोलेगा, तो खुद भी कायदे में रहेगा और अपनी शादी में भी जा पाएगा। अब आज से मैं डिसाइड करूंगा कि कितना पैसा मेरे को लेना है और कितना तेरे को देना है, कौन सी डील कब करनी है और कौन सी डील कब नहीं करनी है। तेरे समझ में? चल निकल यहाँ से। पुष्पा की अभी तक की जर्नी में कोई भी उसका बॉस नहीं था, लेकिन पुष्पा ने उसकी सारी बातों को हाँ कहकर माना और जब भी उसका फोन आता वो दुम दबाते हुए उसके पास पहुंचकर उसे सारा पैसा दे डालता। एक दिन हाथ अपनी शर्ट के पीछे दे मारकर कहता है कि तूने ब्रांड बोला था ना उस दिन मेरे को, मेरा खून जो ऑर्डर यही मेरा ब्रांड है। शेखावत के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाती है, उसकी चड्डी गीली हो जाती है कि आखिर पुष्पा उसके साथ कर कह रहा है। पुष्पा उसे कहता है कि रे चल खोल तेरा शर्ट। डरते डरते शेखावत अपना शर्ट खोलता है। वो कहता है कि तू बचेगा नहीं पुष्पा, तू जानता नहीं कि तू किसके साथ क्या कर रहा है। तो पुष्पा कहता है चल इसी बात पे तेरी पैंट भी खोल। उसे पूरा नंगा कर देता है और फिर खुद भी नंगा होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ब्रांड आदमी अपने कर्मों से होता है ना कि अपने मना, तो 100 लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे मगर नहीं। और वहीं अपनी गाड़ी करके चड्डी में अपनी शादी के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचते के साथ ही सभी लोग जो कि पुष्पा की इज्जत करते थे वो उसे कपड़े पहनाते हैं। वहीं दूसरी ओर नंगा खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में